1964 and it came into existence in 1969. But proper academic activities started since 1971. So this is the answer. You should know that what kind of, and this is a parliamentary act. Because of the Parliamentary Act, the Special Parliamentary Act was introduced for the establishment of jail, number one. Secondly, it was run previously in a jhuggi-jhopri type of place. Then its office shifted to Vigyan Bhavan. And later on rent, down campus is called, the Foreign Institute area, it was given on the rent to JNU. So JNU had the golden age and the student activities, golden student activities days were there in down campus. And after 1989 and 90, all these disciplines shifted here, and now we are here. This is only a kind of introduction. Now, I hope that it was necessary. Please. Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me. Santosh and AISF team there in JNU. And there must be a hierarchy, so that's why I thought, I should speak before Professor Malakar. He is our teacher, he is our senior in the university. So thank you so much, sir, कि मुझे आपने कह दिया कि मैं पहले यहाँ पर बोलूँ. और जैसा जो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमें शुरू करना चाहिए, वहाँ से सर ने इसके ओपनिंग रिमार्क्स दे दिए हैं. अब हमारी बातचीत इस पर आगे चलती रहेगी. दो तीन जो चीज़ें पर्टेनिंग टू द ओपनिंग रिमार्क थी, JNU का फाउंडेशन क्या था, उसका सपना क्या था. बेसिकली ये पूरा एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से निकला हुआ. जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हुए वो गए यूरोप के यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ कर के आए, कैम्ब्रिज से पढ़ाई की और कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ाई की. जब नेहरू जी ने कैम्ब्रिज से पढ़ाई की, ट्रिनिटी और कैम्ब्रिज से सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ाई की, इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई गांधी जी ने की. तो तमाम सारे लोग जो पढ़ कर के आ रहे थे वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ से, तो एक आइडिया था नेहरू जी के माइंड में रेड ब्रिक यूनिवर्सिटीज़ का. रेड ब्रिक यूनिवर्सिटीज़ वो हार्वर्ड और वो सारी लाल ईंटों से जो है वो बनाई जाएंगी यूनिवर्सिटी, और वो नॉलेज सेंटर्स एंड नॉलेज पावर सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड हुआ करते हैं. तो नेहरू जी का ड्रीम था कि एक इंडिपेंडेंट, न्यूली इंडिपेंडेंट इन्फाइंड कंट्री के अंदर ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो उसको स्ट्रेटेजिकली एम्पावर करें, जहाँ लोग पढ़ाई करेंगे, दुनिया के बारे में सोचेंगे और हिंदुस्तान को कैसे ग्लोब में कहाँ पर प्लेस करना है उसकी स्ट्रेटजीज देंगे, उसकी इंसाइट्स देंगे, उसके लिए तमाम सारा जो है ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे. तो बेसिक ड्रीम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी वाज इन नेहरूज माइंड. मे बी बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगी, लेकिन बाद में जब ये मटेरियलाइज हुई यूनिवर्सिटी, जैसे सर ने बताया, ये जो डाउन कैंपस है इन फ्रंट ऑफ द बेडसराय वाला मार्केट ना, ये आपका ओल्ड कैंपस वाज द JNU. और उसके बाद एक जो बीच की स्टोरी हुई कि जो एक UPSC वाला हमारा साथी है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो मसूरी में हुआ करती है, उसको यहाँ पर शिफ्ट करना था. इस डाउन कैंपस के अंदर नई बिल्डिंग बना रहे थे, लेकिन पहाड़ के ऊपर बड़ा मूवमेंट हो गया और पहाड़ के लोगों ने कहा कि कुछ तो है नहीं, एक LBS हमारे पास में है, इसी से कुछ धंधा पानी चलता है, थोड़ा सा टूरिज्म वगैरह है, हम जाने नहीं देंगे. तो वहाँ प्रोटेस्ट मूवमेंट हो गया. तो दिस बिल्डिंग वॉज अबेंडेड. So then this building was shifted, this JNU University was shifted to the old campus, and later it shifted finally to the place where we are today. बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं. अरावली है और उस अरावली के पहाड़ को काट काट के यूनिवर्सिटी का पूरा जो नक्शा है जहाँ आज हम बैठे हैं, बहुत सारा परिवर्तन होता चला गया है. सर ने तो एकदम शुरुआत से JNU को देखा है, हम लोग तो उस तुलना में बहुत लेट आए. और हर पुरानी जनरेशन को ये लगता है, वो जयशंकर प्रसाद एक हिंदी के कवि हुए हैं, उनकी कामायनी एक बहुत बड़ी रचना है, उसमें पंक्ति है, गया सभी कुछ गया मैं जुड़ता हूँ. जो कुछ अच्छा था वो सब हमारे ज़माने में बीत गया, तुम्हारे ज़माने में कुछ नहीं है. तो वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा.
लेकिन पिछले कम से कम 4-6 साल से तो 8-10 साल से यूनिवर्सिटी कैंपसेस के ऊपर जिस तरीके का ऑनस्लॉट है, जिस तरीके का अटैक है, उसकी वजह से बहुत कुछ बंद हुआ है, बहुत कुछ बदला है और उसके बदलने में आपका कोई दोष नहीं है। ठीक है, हमारी जनरेशन के ऊपर कहा जाता था कि नहीं इसके पहले होती थी पॉलिटिक्स, और वो जनरेशन कहती थी अरे यार इससे पहले भी पॉलिटिक्स होती थी। तो बहुत सारे ऐसे किस्से होते थे और जेएनयू के अपनी जो स्टूडेंट मूवमेंट की लिगेसी है वो हमेशा बहुत ही लेफ्ट लीनिंग और जो है प्रोग्रेसिव रही। शुरुआत से ही स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन और उसके बाद तमाम सारे दूसरे जो है लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने इस कैंपस की पॉलिटिक्स को डिटरमाइन भी किया और डोमिनेट भी किया। बहुत लंबे समय तक ये सारी चीज़ें चलती रहीं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में अभी फिलहाल ये परंपरा कायम रहेगी। तो लिगेसी की जो ये बात है, तो वो जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है उसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, उसके डिस्कशन में मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम राइट विंग फोर्सेस के खिलाफ जो जेएनयू का कंट्रीब्यूशन है देश के भीतर वो बहुत बहुत जो है कमेंडेबल है। मैं 2007 की आपको एक घटना बताऊँ। द हिंदू न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है और दैट वाज द टाइम व्हेन विकीलीक्स वाला वो पूरा एपिसोड वाज गोइंग ऑन। ठीक है ना, बहुत सारे विकीलीक्स निकल रहे थे, तो देयर वाज अ न्यूज़ अबाउट जेएनयू। तो हम लोगों को लगा कि ये कहाँ से आ गया भाई, और वो टाइटल था क्रेमलिन ऑन द जुमना, जो न्यूज़ का टाइटल था। और अमेरिकन एम्बेसी कह रही थी कि भाई इस यूनिवर्सिटी पे ज़रा नज़र रखो, ये बड़े एंटी अमेरिका इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट, हैं, पॉलिटिशियंस और इस तरीके के लोग पैदा करता है। फ्रीक्वेंटली यहाँ से जो निकलता है वो एंटी अमेरिका होता है और प्रो रशिया या जो है प्रो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उसकी हमेशा से लीनिंग्स रहती है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी पर जो अटैक है वो अटैक आपके यहाँ हिंदुस्तान की सरकार ने ही किया हो ऐसा नहीं है, और आपकी नज़र सौभाग्यशाली है कि आपकी नज़र अमेरिका भी रखता है आपके ऊपर नज़र और वो खोज खबर। तो 2007 से हम लोग ये बात सेंस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जेएनयू पर खास तरह से नज़र रखी जा रही है और आने वाले समय में जो राइट विंग है उसके इमरजेंस के साथ जेएनयू पर एक बड़ा ऑनस्लॉट होना है, बहुत बड़ा अटैक होना है। ये दैट कैन बी एंटीसिपेटेड वे बैक इन 2007। हम लोग इस बात को तब से महसूस करना शुरू कर चुके थे क्योंकि ये विकीलीक्स जैसे जो क्लूज आ गए। 16 मई 2014 नई सरकार आई, उसने ओथ ली, और 2 जून को पायनियर में एक एडिटोरियल निकलता है, टू सीरियस टू बी ब्रश्ड असाइड। और वो जो आर्टिकल है उसका बेसिक आर्गुमेंट है कि पहली बार ये मौका आया है जब हम इस यूनिवर्सिटी को इस नक्शे से साफ कर सकें, तब इसको गायब ही कर दिया जाए। टू सीरियस टू बी ब्रश्ड करता है, एकदम खत्म कर दो इस यूनिवर्सिटी को। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी माओइस्ट देन है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी नक्सलाइट है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी वामपंथी है, तमाम तरीके की ब्रैकेटिंग लेबलिंग की जाती रही। उसके बाद 5 चीजें लिखी, एक कवर स्टोरी आती है, और कवर स्टोरी का भी बेसिक जो आर्गूमेंट है वो यही था कि भाई ये तो जो है वामपंथियों का गढ़ है, इसको तो नेस्तनाबूद कर दिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे जो आ रही हैं, और ये दरअसल वही दौर है जब हमारी जनरेशन इस यूनिवर्सिटी में एक्टिव है। तो उस लिगेसी के ऊपर जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, उस लिगेसी के ऊपर जो पहला अटैक आता है वो 2007-8 से जिसको एंटिसिपेट कर रहे थे, 14 के बाद इंतजार कर रहे थे कि कब होगा, और फरवरी 2016 में आखिर में उसकी लिगेसी के ऊपर एक मैसिव अटैक होता है, जिससे आज भी जिस शौक से यूनिवर्सिटी निकल नहीं पाई है, क्योंकि सरकार बदल गई, इस्टेब्लिशमेंट बदल गया, एडमिनिस्ट्रेशन बदल गया, उनका होल्ड बदल गया। और यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं इस कैंपस से निकला, बहुत छोटी उम्र से हम लोगों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी, और बहुत ही जल्दी 4-5 साल की पॉलिटिकल जर्नी के बाद मैं फाइनली आई मूव टुवर्ड्स गांधी, नेहरू एंड द फ्रीडम स्ट्रगल। मुझे लगा कि नहीं, हिंदुस्तान की जो रेवोल्यूशन है वो तो ये है, जो हमारा ड्रीम था वो रेवोल्यूशन का वहाँ पर पूरा। और बाद में धीरे धीरे हम लोग समझते चले गए कि दरअसल सीपीआई के अंदर एक पूरी की पूरी जो धारा थी, जो अभी
पीसी जोशी की जो बात सर ने पूछी, आप उस कॉन्फ्रेंस में थे, तो पीसी जोशी और उसके बाद श्रीपाद अमृत डांगे और उसके आगे चलते हुए फिर वो मोहित सेन पर एक धारा कल्मिनेट कर जाती है, और वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है जिस पर कभी अलग से डिबेट हम करना चाहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मोहित सेन जो हम लोगों की समझ थी, उन्होंने कहा कि जैसे फ्रांस के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अमेरिका के लिए अमेरिकन रेवोल्यूशन है, चाइना के लिए चाइनीज रेवोल्यूशन है, वैसे इंडिया के लिए इंडियन रेवोल्यूशन है। तो पहली बार किसी आइडियोलॉग ने ये कहा कि जो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया है वो बेसिकली हमारा रेवोल्यूशन है, हमने उसको कहा नहीं। फिर हम लोगों ने आगे चल करके पढ़ा कि रेवोल्यूशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रेवोल्यूशन एट अ हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ टाइम, रेवोल्यूशन एज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो अगर हिंदुस्तान की हम जो आज़ादी की लड़ाई है उसको देखेंगे तो वो रेवोल्यूशन एज अ ग्रेजुअल प्रोसेस हो गया, क्योंकि उसने तो 90 साल लिए ना मैच्योर होने में। 1857 के बाद 2-4 साल के बाद में वो जो थॉट है, जो नेशनलिज्म है, वो प्रिमिटिव नेशनलिज्म जो 1857 में था वो डेवलप होता है, और फिर बाद में एंटी कॉलोनियल जो मूवमेंट है वो लड़ते हैं हम, और ऑन 15th August 1947 फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस। दैट वाज अ पार्शियल इंडिपेंडेंस, only the political freedom was attained, but what about the socio-economic freedom and so many other freedoms which were still to be achieved? So 1947 was a landmark in the Indian history. कई बार हम लोग करते क्या है कि उसको प्री कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल बड़ी आराम से मान लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली उसके बाद कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। सुबह आप उठे तो दिन बदल चुका है ना। बारन की कविता की तरह कि एक रात में उठा तो मैंने देखा कि मैं फेमस हो चुका हूँ, प्रसिद्ध हो चुका हूँ। तो आज़ादी का वही हाल हुआ, लेकिन हमने जो अचीव किया वो बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, पॉलिटिकल फ्रीडम। और उस पॉलिटिकल फ्रीडम के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोमिसेस हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो है कमिटमेंट्स हैं, उसका जो ड्रीम है वो इतना वैल्यूएबल है कि जिसके लिए आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जो पूरा नोशन था, इस नोशन से निकल के मैं जब ये यूनिवर्सिटी छोड़ी 2014-15 के दौरान, तो हम लोग फिर काम करने निकल गए, फ्रीडम स्ट्रगल की उस थीम पर काम करने निकल गए, और देश भर में और ख़ास तौर पर उत्तर भारत में हम लोगों ने जाकर के काम करना शुरू किया। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के पीछे मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि मैं AISF का एक सिंपथाइजर रहा। 1998 में फाइनली मैंने तय कर लिया था कि मैं कम्युनिस्ट पार्टीज की मेंबरशिप नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे किसी एक कम्युनिस्ट पार्टी से एक्सपेल किया गया था। तो JNU के भीतर AISF का सिंपथाइजर रहा। कॉमरेड संतोष मुझे यहाँ पर इनवाइट करेंगे और सर के साथ में बैठ कर के मैं बात कर रहा हूँ। ये जो डाइवर्स ट्रेडिशन है डायलॉग एंड डिसेंट का, मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट्स लेफ्ट के मूवमेंट के साथ रहे। मुझे कुछ समय पहले एक फ़ोन आया, 2018-19 की बात होगी। उन्होंने कहा मुझे आपके साथ काम करना है। तो मैंने कहा कि बताइए आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा हम हैं CPI ML रेड स्टार। तो हमने कहा कि भाई साहब हमारी तो CPI से भी ठीक ढंग से नहीं पड़ती, आप तो उस पर भी ML हो और आगे रेड स्टार हो। और अभी मुझे 2 दिन पहले ये पता चला कि उस रेड स्टार का भी कोई नया सेक्टेरियन फैक्शन है, जो क्या है उसका कुछ नाम, कुछ और भी नाम बता रहे थे, खैर उसको इमेटीरियल है। तो इतनी दूर, मतलब इतने फार लेफ्ट की तरफ के लोग भी मतलब अप्रोच करते हैं। फिर उनको मैंने बोला कि आप बताइए आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका रेवोल्यूशनरी साइंस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कैसे देखते हैं इंडियन लेफ्ट मूवमेंट को। तमाम सारी बातें हुई, लेकिन मटेरियल ये है कि बातें, डायलॉग हुआ, डिसेंट हुआ, डिसएग्रीमेंट्स हुए, और वो इतना पढ़ के हुए, बहुत ही लोडेड डिसएग्रीमेंट्स थे। मतलब पेरी एंडरसन की एक किताब आती है द इंडियन आइडियोलॉजी, और वो पेरी एंडरसन की किताब यहाँ पर जो SFI और आइसा के तमाम सारे जो लोग थे, उन्होंने उसको एकदम बाइबल की तरह पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इट वाज अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। इट अटैक्ड नेहरूज पोजीशन, इट अटैक्ड गांधीज पोजीशन दैट सूटेड
At that time, it suited the left position because there was a very vehement critique provided by the left intellectuals. हम लोगों ने इंडियन आइडियोलॉजी का रिबटल पढ़ना शुरू किया और जहां पे देखते थे मौका, बिल्कुल गुरिल्ला वॉरफेयर होता था कि इंडियन आइडियोलॉजी के सपोर्ट में जो बोल रहा होगा उसके ऊपर एकदम एक मैसिव आर्गुमेंट हम लोग डालते थे। गंगा ढाबा से लेकर के और मेस की, हमारे झेलम की मेस, सेंट्रल टेबल से लेकर के, और जहां भी मौका मिलता था कि इंडियन आइडियोलॉजी हमारा यूरोसेंट्रिक कम्युनिज्म नहीं है। पेरी एंडरसन हुआ करेंगे बहुत बड़े लीडिंग लेफ्ट इंटेलेक्चुअल, लेकिन हमारा अपना जो इंडियन लेफ्ट है उसके पर्सपेक्टिव से हम उनको काउंटर करेंगे। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि द सेम SF5 स्टूडेंट्स, मैं अभी टीचर बन गया हूँ तो एक ये फर्क महसूस करो कि इस SF5 के जो स्टूडेंट्स थे वो इंडियन आइडियोलॉजी को पढ़ रहे थे और उसी पार्टी ए से काफ़ी क्लोज एक लेफ्ट इंटेलेक्चुअल, बल्कि दो लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स ने द इंडियन आइडियोलॉजी का बहुत ही ब्रूटल रिबटल छापा। अब देखिए कल्चर, हिंदुस्तान का जो लेफ्ट है उसकी स्टूडेंट विंग उस किताब को पढ़ रही है क्योंकि कुछ नया मिला है, स्टूडेंट्स हैं, उत्साह से पढ़ रहे हैं। मेरे जैसे लोग हैं तो उसका रिबटल कर रहे नहीं, उसका क्रिटिक करना है कि ये तो बोगस है, इनको तो पता ही नहीं है। तो पेरी एंडरसन साहब अपना वहाँ का इतिहास लेके हमारा इतिहास लिखना क्या जरूरी है? आपको किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि हिंदुस्तान में भी आप अपनी नाक डालिए। तो ये कॉन्फिडेंस हमारा अपना था, लेकिन यहाँ डिबेट थी और वहाँ पर उन्हीं के बीच से कुछ लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक लिखते हैं इंडियन आइडियोलॉजी का, डिस्कार्ड कर देते हैं। इस यूनिवर्सिटी की जो ताकत है वो ये ताकत है कि यहाँ पर बैठ के प्रोफेसर विपिन चंद्रा, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में, जो बाद में वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज, लेफ्ट के अंदर रहते हुए रजनी पामदत्त और इंडिया टुडे की पूरी थीसिस फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, क्योंकि रजनी पामदत्त एक लेफ्ट इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने इंडिया टुडे के अंदर जो बेसिक जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि फ्रीडम स्ट्रगल वाज बेसिकली अ बुर्जुआ मूवमेंट, ठीक है ना। तो बुर्जुआ मूवमेंट की वजह से गांधी वाज द जॉन ऑफ रेवोल्यूशन एंड ही वाज द मैस्केट ऑफ बुर्जुआजी। So the entire movement was discarded like anything बेकार है। But the same Rajni Pamdatta regarded Gandhi ji by adding suffix in his name. गांधी जी 46-47 में रेस्पेक्ट के साथ गांधी जी भी लगाते हैं। और वो विपिन चंद्रा जो रजनी पामदत्त से बहुत इन्फ्लुएंस है, वो बाद में रजनी पामदत्त का क्रिटिक कर देते हैं और रजनी पामदत्त से बहुत बड़ा डिपार्चर ले लेते हैं। फिर उन विपिन चंद्रा को इसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई लेफ्ट आउटफिट कहता है कि विपिन चंद्रा को नहीं पढ़ना है, उनमें नेहरूवियन बायस है। आज वही लेफ्ट जो है, उसी लेफ्ट के अंदर तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करते हुए अंततः यह तय किया कि बचाना क्या है। इफ यू वांट टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, इफ यू वांट टू save the idea of India, if you want to save the notion of the nation, you will have to save Gandhi and Nehru। अब वही लोग नेहरू के पोजीशन को बचा रहे हैं, नेहरू के बारे में लिख रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। तो कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी लेगेसी स्टैटिक नहीं, एक आर्गुमेंटेटिव कल्चर, जिसको अमर्त्य सेन द आर्गुमेंटेटिव इंडियन कहते हैं, वो ट्रूएस्ट ऑफ स्पिरिट इट इज प्रेजेंट इन दिस कैंपस। हमेशा झगड़ा, मतलब कभी कभी हम लोग एक मेस टेबल पर 7:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक खाना खाते थे, 2 घंटे, और उसके पीछे यही होता था कि रोज कोई ना कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे आपको भिड़ना है, बात करनी है। एक मेस से लेकर के और ढाबा कल्चर से लेकर के पोस्ट डिनर लेक्चर तक यही झगड़े चलते रहते, कोई आपस में कोई बैर नहीं। एक ही हॉस्टल के अंदर तमाम तरीके के लोग हैं। मैं तो बड़ी माइनॉरिटी था, मैं बड़ी माइनॉरिटी था, और मुझसे जब कोई बहुत गुस्सा आ जाता था तो मुझे गाली देता था कि ब्लडी मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट। देखो ये मजा आ रहा है, क्योंकि हम लोग कहते थे कि नहीं भाई, नेशनलिज्म इन दिस कंट्री हैज रिमेन्ड अ वेरी नेग्लेक्टेड कैटेगरी।
मस्ट बी रीएनालाइज्ड। क्यों? क्योंकि ये सारा राइट विंग असर्शन एक हड़प योजना से चल रहा था। राष्ट्रवाद को हड़प लो, राष्ट्रवाद के नायक हड़प लो। वाई? बिकॉज ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जमीन के लोगों से लेकर के ऊपर तक उनके बीच में जितना बढ़िया तारतम्य है, मैं यहां खड़े होकर के कह रहा हूं कि किसी के पास नहीं। उनको पता है, जिसको गांधी कहते थे ना कि जनता की नब्ज टटोलना, उनको पता है कि जनता की नब्ज कहां है। तो मैं तो अभी भी बोलता हूं लोगों को कि हम आज भी इस देश का डोमिनेंट नैरेटिव है, फ्रीडम स्ट्रगल, आजादी की लड़ाई। क्योंकि पिछले अगर 10-1 साल से ये पूरा का पूरा आईटी सेल, भाजपा, आरएसएस अगर किसी एक चीज से लड़ रहे हैं तो उसी लिगेसी से तो लड़ रहे हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस है, और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल का विजन है, जिसको बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, बाबा साहब ने, सब लोगों ने कंपाइल किया। ठीक है, तो आपको क्या बचाना है? अल्टीमेटली वही फ्रीडम स्ट्रगल, उसका वैल्यू सिस्टम, उसकी वैल्यूज, उसका ट्रेडिशन, उसकी लेगेसी, वो बचेगा तो ही कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा। और ये बात आरएसएस को समझ में आती है। कई बार हम क्या करते हैं, वी सेग्रीगेट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशन को हम मान लेते हैं कि एक टापू है, आइलैंड है अलग, उसका ना कोई आगा है ना कोई पीछा है। और ये सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा हिस्टोरिकल ब्लंडर है अगर मैं कहूं तो, ये अभी की समझदारी में, डोमिनेंट समझदारी के अंदर। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक मूवमेंट के प्रोसेस के तौर पर नहीं देखते, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले लोगों ने क्या कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉम्पोजिशन देखा है? कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले हम लोगों ने क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सब कमिटीज थी उनका कॉम्पोजिशन देखा है? आप मजा देखिए इस देश का। एंड दैट इज द प्रेडिकामेंट ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल क्लास इन दिस कंट्री। सरदार पटेल इतनी ऊंची मूर्ति बना करके मोदी जी हड़प के ले गए। हमारे हैं, क्या कर लोगे? ये वाला एटीट्यूड है ना सरदार पटेल के बारे में। जो माइनॉरिटी सब कमिटी थी जिसने माइनॉरिटी राइट्स के लिए ड्राफ्ट तैयार किया, उसको कौन चेयर कर रहा है? सरदार पटेल। ना करिए बात। हड़प योजना में एक एक करके सब लेकर के चले जा रहे हैं। ठीक है ना? सो ये क्या है? ये अप्रोप्रिएशन ऑफ द सिंबल, अप्रोप्रिएशन ऑफ द मूवमेंट, अप्रोप्रिएशन ऑफ द हिस्ट्री। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, हम लोगों को ये समझ में आ रहा था कि आने वाले समय में असली लड़ाई नेशनलिज्म और उसके सराउंडिंग होने वाली है। और हम लोग मानते थे कि इंडियन नेशनलिज्म और वेस्टर्न नेशनलिज्म में बहुत बड़ा फर्क है। हमारी यूनिवर्सिटीज की एक बड़ी टेंडेंसी है, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूँ और ये यूनिवर्सिटी मेरे भीतर है, मेरी आइडेंटिटी में शुमार है। लेकिन जब आप देश में, हम लोग हमेशा कहते थे कि देखो नॉर्थ गेट के बाहर की दुनिया बहुत अलग है। नॉर्थ गेट के बाहर का अंदाजा ही नहीं है, एक रोमांटिसिज्म था। मैंने बीबीसी के लिए एक आर्टिकल लिखा कि जेएनयू कोई टापू नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ स्टूडेंट था तो मुझे लगा कि नहीं, जेएनयू तो एक टापू है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस कैंपस के बाहर क्या चल रहा है। और हम कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग थे जो कह रहे थे, जो थे ब्लडी मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट। हम लोगों को ये लग रहा था 12-13 से जो कहानी शुरू हुई कि नेशनलिज्म के अराउंड यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, और आखिर में जाकर के वही हुआ। इस देश में राइट वर्सेस लेफ्ट की एक बाइनरी इस्टेब्लिश की गई और कहा गया कि अब वामपंथी मिटाओ अभियान चलेगा। कांग्रेस मुक्त भारत तो उसका एक प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन वामपंथियों पर बड़ा टारगेट है। सारा इतिहास वामपंथियों ने लिखा, सब बेकार। ये काम हर जगह वामपंथी बैठे हैं,
मेरे ऊपर ही अटैक होता है कि ये वामपंथी है, ये स्टूडेंट को बिगाड़ रहा है, ये उनको वामपंथी बना रहा है। ये वामपंथ का जो रैंट है, इस ब्रैकेट में कोई ये नहीं देखता कि हिंदुस्तान के भीतर खुद एमएल के सैकड़ों फैक्शंस हो चुके हैं। तो जब वो ब्रैकेट बनाया जाता है तो उस ब्रैकेट में हम सबको एक बराबर बिठा दिया जाता है। मुझे आज एक गांधीवादी एक्टिविस्ट के तौर पर देखा जाता है। ये पिछले 20-22 साल का हम लोगों का काम है, लेकिन इसके बावजूद मैं तमाम बार कहता हूं कि एकेडमिकली आई एम अ मार्क्सिस्ट। मेरा मेथोडोलॉजी मार्क्सिस्ट है, मेरा वर्ल्ड व्यू मार्क्सिस्ट है। मैं दुनिया को देखने समझने की जो कोशिश करता हूं कि उसके टूल्स मार्क्सिज्म से आते हैं। अब ये बहुत बड़ी डिबेट है कि किस मार्क्सिज्म से आते हैं। मैं कहूंगा कि मेरा राल्फ मिलीबेंड और निकोलस फोलनजास से भी आते हैं, न्यू लेफ्ट से भी आते हैं, लेकिन वो कल्चर था। मुझे याद पड़ता है जब मैंने पहली बार कैंपस के अंदर स्पीच दिया तो एक किसी दूसरे पार्टी आउटफिट का एक लड़का, मैं आपको अंदाजा दे रहा हूं लेगेसी का, उसने कहा ये तो ग्रामशियन मार्क्सिस्ट लगता है। ग्रामशियन मार्क्सिस्ट लगता है। मुझे बड़ी खुशी हुई, तुम तो बेटा पहचान गए, और हम सब एक दूसरे को पहचान गए थे ये कौन वाला है। और बड़ी डिबेट्स होती थी कि ये स्टालिनिस्ट है, ये ट्रॉट्स्किस्ट है, ये है। बीच बीच में तो ये भी पता चलता था कि एक सज्जन है वो अल्बानिया के किसी कम्युनिस्ट मॉडल को फॉलो छोटे छोटे देश चलता था। ठीक है भाई, मतलब बात करेंगे, तुम अपनी बात रखोगे, हम अपनी बात रखेंगे, इसी से रास्ता निकालेंगे। तो मैं इतने डिसएग्रीमेंट्स और डिफरेंसेस के साथ आपको बता क्या रहा हूं। इसके बावजूद यहाँ पर इतना स्पेस है जो एक यूनिवर्सिटी के आइडिया में होना चाहिए। उस यूनिवर्सिटी के आइडिया में वो स्पेस होना चाहिए जो स्पेस नेहरू के डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट नेशन के ड्रीम में था, जिसपे कोई औरत अलीगढ़ में नेहरू का कॉलर पकड़ के पूछ ले कि क्या मिला, और नेहरू पलट के कह दे कि तुम्हें इस देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का अधिकार मिला। डिसएग्रीमेंट्स इसके साथ कैसे रहते हैं, इसके साथ कैसे जीते हैं, और इसके बीच से कैसे रास्ता बनाते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को कभी छुपाता नहीं, कभी भी छुपाता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कोई चीज डिस्कस करनी चाहिए तो वो आइडिया और सेट ऑफ आइडियाज की तो आइडियोलॉजी है। उसको अगर सेटल नहीं करेंगे तो हमको तो अपना रास्ता ही पता नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो मुझे गांधी ने सिखाई, विनोबा ने सिखाई, कि अगर किसी के साथ आपका वैचारिक मतभेद है तो आपको उसके साथ व्यक्तिगत स्नेह का बंधन मजबूत कर लेना चाहिए। दैट इज द ट्रूएस्ट डेमोक्रेटिक स्पिरिट। लोकतंत्र की पहली मर्यादा तो यही है ना कि हम आपसे सहमत नहीं हैं, हम आपसे असहमत हैं, लेकिन हम आपके दुश्मन नहीं हैं। ये तमाम ऐसी कैटेगरीज हैं जिस पर मैं यूनिवर्सिटी में बहुत लंबे समय से बात करता रहा। 2009-10 से हम लोगों ने इस कैंपस में AISF से बड़े करीब रहते हुए एक डिबेट चलाई, और वो डिबेट ये थी कि इंडियन लेफ्ट को PC जोशी, डांगे और मोहित सेन की लाइन पर आना चाहिए। ग्रेजुअल सक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया, ठीक है, वो सक्सेसिव आइडिया है। एक इनको कह दो कि अभी ठीक है, तो वो सक्सेसिव आइडिया। तो हम लोगों ने वो डिबेट चलाई। डिबेट यही थी। अच्छा संतोष, 5 मिनट और है ना मेरे पास? बोलो सर। इसी की तो नहीं, लेकिन मैं इनसे पूछ लूं, इनके ऊपर अत्याचार है। तो बेसिकली जो सक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया वो यही था, और ये समझ थी। मैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मानता हूं कि अगर आपका प्रैक्टिस दुरुस्त नहीं है, आपका थियरी और प्रैक्टिस के बीच का एंगेजमेंट दुरुस्त नहीं है, तो आप पॉलिटिक्स मत करिए।
दूसरी चीज, अगर आपके पास ऐसा लेंस नहीं, the first point, meaning if your praxis is not correct and there is no dialogue between the theory and the practice, then you should divide of politics, you should keep yourself aside. The second thing, if you don't have a canon, if you don't have a lens to foresee your trajectory in the future, for example, whatever I am doing, I know that where I will go, I know the direction. पता है, अगर ये आपको पता नहीं है तो भी आप राजनीति मत करिए, वरना आप उसका नुकसान करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग इस पर कहानियां मैं सुना सकता हूं, लेकिन तो लंबी होगी। जस्ट टू सम अप दिस आर्गुमेंट, एज ए यूनिवर्सिटी, टू कैरी फॉरवर्ड द legacy of this university, from last 6 years we have been pondering on this question from various dimensions, from various viewpoints, from various perspectives. Within India, number one, and what to do. And that is the most confusing question, I tell you. Most of the people understand that within India. हम जा कहाँ रहे हैं ये तो सबको दिखाई दे रहा है। मैं कहता 24 नहीं, let us talk about 25, when RSS will complete its 100 years centenary. Let us talk about that. Okay, this question is settled, but what about the second question? What to do? Old formulas are not going to help us because new battles are ahead. New battles are ahead. अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई किसी डिबेट के अंदर, किसी टीवी डिबेट के अंदर, वो बेसिकली यूट्यूब का एक चैनल है सत्या हिंदी, उसमें डिबेट हुई। उन्होंने कहा कि इस समय तो जो भी एंटी बीजेपी है वो सबके सब उनका स्वागत होना चाहिए। ये जो यूनाइटेड फ्रंट है ना, यूनाइटेड फ्रंट, उनका सबका स्वागत होना चाहिए। एंड द बेसिक डिबेटिंग पॉइंट वाज वरुण गांधी's entry into the Congress and Rahul Gandhi's remarks over it. Somebody said, "No, सब आ जाए, फलाना जी, ढिकाना जी, ये माधव जी